एक ऐसा देश जिसने अपने इतिहास में दो न्यूक्लियर अटैक्स को झेला। इस देश के पास ना ही कोई नेचुरल रिसोर्स है और ना ही कोई बड़ी मैन पावर। ऊपर से यहाँ इतने नेचुरल डिजास्टर्स देखने को मिलते हैं जितना दुनिया के किसी और देश में नहीं। लेकिन फिर भी आज ये देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोनॉमिक पावर है। हम बात कर रहे हैं जापान के, जहाँ किसी तरह के नेचुरल रिसोर्सेज ना होने के बावजूद भी आज जापान दुनिया का सबसे एडवांस और डेवलप कंट्री है। मगर कैसे, इस बात को हम आज इस वीडियो में जानेंगे। हम उन रीजंस को जानेंगे जिसे अपनाकर जापान के लोगों ने अपने देश को इन बुलंदियों तक पहुंचा दिया। ईस्ट एशिया में मौजूद इस छोटे से टापू देश जापान के सबसे डेवलप कंट्री बनने की कहानी शुरू होती है उसके मॉडर्न हिस्ट्री से। वह दौर था 19th सेंचुरी का, जब जापान में मेजिस गवर्नमेंट का राज था, जो एक तरह से जापान का पहला डेमोक्रेटिक सिस्टम से चुना हुआ गवर्नमेंट था। इसके पहले जापान में फ्यूडल्स यानी जागीरदार का कंट्रोल था। मेजिस ने इसी फ्यूडल सिस्टम को खत्म कर जापान को एक किया और फिर मेजिस ने अपने शासन के दौरान जापान में प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे अहम चीजों को डेवलप किया। साथ ही 17th-18th सेंचुरी तक जापान, जो एक आइसोलेटेड कंट्री था, उसका ट्रेड रिलेशन भी यूरोप और अमेरिका के साथ शुरू हो गया। मगर इस दौरान इकोनॉमिकली डेवलप हो रहा जापान अलग अलग वॉर्स में इन्वॉल्व होने लगा, जिसका नतीजा ये हुआ कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान 1945 में अमेरिका ने जापान पर एक के बाद एक दो न्यूक्लियर अटैक्स कर दिए। यह हमला इतना डिस्ट्रक्टिव था कि उस साल जापान में 3 लाख लोगों की मौत हुई और जापान का 40% इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया। पर धीरे धीरे समय बढ़ा और 1950 के बाद जापान ने अपने इतिहास को भूलकर फिर से अपने देश को सबसे ज्यादा डेवलप बनाने का फैसला किया और जापान के लोग इसमें कामयाब भी रहे। इतने बड़े डिस्ट्रक्शन के 25 साल ही बीते थे कि 1970 में जापान यूएस के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा इकोनॉमिक सुपर पावर बन गया और इसके 3 मुख्य कारण थे। नंबर 1, गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। वर्ल्ड वॉर खत्म होने पर जापान ने जिस पीस ट्रीटी पर साइन किया था, उसमें यह बात लिखी थी कि जापान अब आने वाले कुछ समय तक आर्मी बिल्ड नहीं कर सकता था, जो उसके लिए काफी निराशा की बात थी। पर इसी मुसीबत को अवसर बनाने का काम जापान ने किया। जापान, जो वॉर के पहले अपने इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा आर्मी पर लगाता था, अब वो सारा पैसा उसने इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर लगाना शुरू कर दिया। मतलब इंडस्ट्रीज से कमाए हुए पैसों को वापस इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। इससे हुआ ये कि सिर्फ कुछ ही सालों में जापान एक इंडस्ट्री हब बन गया। जापान के पास भले ही खुद का नेचुरल रिसोर्स ना हो, लेकिन अमेरिका का साथ होने की वजह से जापान आसानी से दुनिया भर से रॉ मटेरियल को बाय करता है और उसे अपने एडवांस फैक्ट्रीज में प्रोडक्ट्स बनाकर सेल करता है। यही सबसे बड़ा रीजन है जिससे जापान 1-2 डेकेड्स में ही सेकेंड मोस्ट इकोनॉमिक कंट्री बन गया। मगर आज के मॉडर्न टाइम में तो हर देश के लिए वर्ल्ड मार्केट खुला है, फिर वो क्यों नहीं अपने इंडस्ट्रीज में प्रोडक्ट्स बनाकर सेल करते हैं और इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करते हैं। तो इसका रीजन यह है हमारा पॉइंट नंबर 2, स्किल्ड पीपल ऑफ जापान। इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रीज डेवलप करने के बाद सबसे जरूरी है इंडस्ट्रियल सेक्टर में स्किल्ड वर्कर्स का होना। और अगर जापान के हिस्ट्री को देखें तो पता चलेगा कि जापानीज लोग काफी हार्ड वर्किंग और अपने काम के लिए पैशनेट होते हैं, और यही चीज वॉर के बाद उन्हें काम भी आए। जापान भले ही बर्बाद हो चुका था, लेकिन देश के हायर ऑफिशियल्स ने जापानीज लोगों को मोटिवेट किया और देश को प्लान्ड तरीके से डेवलप करने के काम में लग गए। सबसे पहले उन्होंने आर्मी ऑफिसर्स, जो वार के बाद आर्मी में काम नहीं कर सकते थे, उन्हें इंडस्ट्रियल सेक्टर में गवर्नमेंट द्वारा भेजा गया, ताकि वे जिस तरह मिलिट्री में डिसिप्लिन, ऑन टाइम, पैशनेट होकर काम करते थे, ठीक उसी तरह वे बिजनेस और इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करें। साथ ही जापानीज वर्कर को उनकी काम का प्रॉपर एजुकेशन दिया गया, जिसके कारण जापान 24/7 क्वालिटी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने लगा और जापान इतना जल्दी सक्सेसफुल हो गया अपने डेवलप कंट्री बनने के प्लान में। पॉइंट नंबर 3, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशन। कोई भी देश इकोनॉमिक सुपर पावर हो और उसमें टेक्नोलॉजी का हाथ ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। जापान ने रिस्टोरेशन के वक्त अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज से एडवांस इक्विपमेंट और मशीनरी सिस्टम्स को अपने इंडस्ट्रीज के लिए मंगाया, ताकि वे अपने प्रोडक्शन रेट को कई गुना तक बढ़ा सकें। और एक बार उन लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को समझने के बाद जापानीज लोगों ने उन मशीनरी सिस्टम्स को और भी एडवांस बनाने की कोशिश में लग गए। उन्होंने नए नए इनोवेशंस को करना
शुरू किया और फिर उन्हीं इनोवेशंस को दुनिया के सामने रखा, जिससे उन्हें इकोनॉमिकली बहुत फायदा हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसीज, स्किल्ड वर्कर और इनोवेशन ही वो कारण है जिससे यह छोटा सा देश जापान, जिसके पास किसी तरह के रिसोर्सेज नहीं थे, उसके बावजूद भी 1945 के बाद सिर्फ 25 सालों में ही जापान सेकेंड मोस्ट इकोनॉमिकली डेवलप कंट्री बन गया और आज भी जापान इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिएगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।